हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो हम देखने वाले हैं प्राचीन भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उनके एमसीक्यू इस वीडियो में देखने वाले हैं। सारी चीज़ों को पूरे व्याख्या के साथ समझने वाले हैं ताकि आपको रटने की जो आवश्यकता है वो नहीं होने वाली है। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है क्योंकि सभी परीक्षाओं में बार बार ये क्वेश्चन है रिपीट पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो जो है शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भारत पर पहला संगठित विदेशी आक्रमण जो है किसने किया था। ऑप्शन है यूनानी, शक, ईरानी या फिर कुषाण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईरानियों ने। चलिए इसका जो है व्याख्या समझते हैं। भारत पर पहला संगठित विदेशी आक्रमण जो है ईरान के आकेमेनिड शासक द्वारा दारा प्रथम ने जो है इसको किया था। उसने लगभग जो है 516 ईस्वी में सिंधु क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और उसे अपने साम्राज्य का एक जो प्रांत है वो बना लिया था। इस आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आर्थिक लाभ प्राप्त करना, क्योंकि उस समय पर भारत अत्यंत जो है समृद्ध था। इस घटना से जो है भारत और जो पश्चिमी एशिया के जो व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क की जो है शुरुआत होती है, जो आगे चल करके भारतीय इतिहास में विकास महत्वपूर्ण जो है सिद्ध होता है। इसी तरीके से पूरे व्याख्या के साथ सारी चीजों को जो है समझने वाले हैं। वीडियो की जो स्पीड है आप जो है बढ़ा करके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दारा प्रथम ने भारत के किस भाग को अपने साम्राज्य में मिलाया था। गंगा घाटी, दक्कन, सिंधु क्षेत्र या फिर बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु क्षेत्र को। दारा प्रथम ने जो है उत्तर पश्चिम भारत के सिंधु क्षेत्र को अपने साम्राज्य में शामिल किया। यह क्षेत्र उसके साम्राज्य का 20वां प्रांत बना था जहां से वह कर वसूलता था। इस क्षेत्र के समृद्ध संसाधनों और व्यापारिक महत्व के कारण वह ईरानी साम्राज्य के लिए काफी क्या हो गया था, महत्वपूर्ण था। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि उस समय भारत की आर्थिक स्थिति या आर्थिक विकास में कितना आकर्षक या विकसित रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जो है कब किया था। ऑप्शन है 327 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व या फिर 324 ईसा पूर्व। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। व्याख्या देखते हैं। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया। यह उसका विश्व विजय अभियान का क्या था, हिस्सा था। वो जो है विश्व विजय का सपना देखता था। उसने फारस और मिस्र को जीतने के बाद भारत की ओर जो है रुख किया था। भारत की समृद्धि और प्रसिद्धि उसे जो है आकर्षित करती थी, जिससे यह यहाँ तक पहुंच गया था। यहाँ आक्रमण भारतीय और यूनानी इतिहास के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बन जाता है। काफी ये जो है इंपॉर्टेंट चीज है इतिहास में यदि आप पढ़ते हैं तो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध जो है कहाँ पर हुआ था। गंगा, यमुना, झेलम या सतलज। इसका सही आंसर हो जाएगा झेलम में। चलिए सिकंदर और पोरस के बीच जो है प्रसिद्ध जो झेलम का युद्ध हुआ था, यहाँ पर झेलम नदी के किनारे हुआ था, जिसे क्या बोला जाता है, हाइडे स्पीच युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको आपको याद रखना है। इस युद्ध में जो है पोरस ने अत्यंत जो है वीरता दिखाई थी, भले ही वह हार गया था। इस युद्ध ने जो है भारतीय शासकों की युद्ध क्षमता और साहस को दर्शाया, जिससे सिकंदर भी जो है प्रभावित हुआ। यहाँ पर एक चीज और आपको याद रखना है कि जब पोरस हार जाता है युद्ध में सिकंदर के बाद, तो सिकंदर उससे पूछता है कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस बोलता है कि मेरे साथ एक राजा की तरह व्यवहार किया जाए। तो जो सिकंदर है पोरस की वीरता से काफी प्रभावित होता है और उससे जो है मित्रता कर लेता है। तो ये चीजें आपने जो है पढ़ी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिकंदर ने पोरस के साथ जो है कैसा व्यवहार किया, सेम जो क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, हत्या, कैद, सम्मान या निर्वासन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सम्मान के साथ उसके साथ व्यवहार किया जाता है। सिकंदर ने पोरस की वीरता से प्रभावित होकर के उसके साथ जो है सम्मानजनक यहाँ पर व्यवहार किया था। तब उसने पोरस से पूछा कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस ने क्या बोला, राजा के जैसा मेरे साथ व्यवहार किया जाए। इस उत्तर से प्रभावित होकर के सिकंदर ने न केवल उसे राज्य वापस कर दिया बल्कि उसका क्षेत्र भी उसको जो है दे दिया और उससे मित्रता भी कर लेता है। तो ये जो घटना है राजनीतिक समझदारी और वीरता का सम्मान का क्या है, उदाहरण देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। यवन शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है। शक, यूनानी, पार्थियन या फिर कुषाण। तो ये जो शब्द हुआ है यवन शब्द यूनानियों के लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है। भारतीय ग्रंथों में यूनानियों के लिए यवन शब्द का प्रयोग किया गया है। ये शब्द जो है धीरे धीरे सभी जो पश्चिमी विदेशी लोगों के लिए इस्तेमाल होने लगा था। यह दर्शाता है कि भारतीय समाज में विदेशी जातियों के लिए विशेष शब्दावली विकसित यहाँ पर हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडो ग्रीक शासन की व्यवस्था जो है किसने की। मिनांडर, डेमेट्रियस, सेल्यूकस या फिर दारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेमेट्रियस। व्याख्या देखते हैं। डेमेट्रियस ने भारत में इंडो ग्रीक शासन की स्थापना की। सिकंदर के बाद उसके जो उत्तराधिकारियों ने भारत के कुछ हिस्सों पर क्या किया, शासन किया, और डेमेट्रियस उनमें से जो है प्रमुख था। इस शासन के दौरान भारतीय और यूनानी संस्कृति का मेल हुआ, जिससे जो है कला और संस्कृति का यहाँ पर उदय देखने को मिलता है। यहीं से गांधार कला हमको देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। मिनांडर किस नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ। मिलिंद, अशोक, कनिष्क या फिर पोरस। तो मिनांडर को जो है मिलिंद नाम से जो है प्रसिद्ध होता है। मिनांडर को भारतीय जो ग्रंथ है उसमें जो है मिलिंद नाम से जाना जाता है। वह एक शक्तिशाली इंडो ग्रीक शासक था जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था।
उसने बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ संवाद किया था। दोनों के बीच जो है वार्तालाप हुआ था, जिसको जो है मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में देखने को मिलता है, जो बौद्ध दर्शन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। स्थापत्य में जो प्रयोग है देखने को यहाँ पर मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर की सेना को वापस जो है क्यों लौटना पड़ा था? युद्ध हारने के कारण, थकान और विद्रोह, बीमारी या धन की कमी? इसका सही सीधा जो आंसर हो जाएगा थकान और विद्रोह हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या समझते हैं। सिकंदर की सेना जो है लंबे समय तक लगातार जो है युद्ध कर रही थी और काफी जो है थक चुकी थी। इसके अलावा गंगा नदी के विशाल और शक्तिशाली राज्यों की जानकारी ने सैनिकों को क्या कर दिया था? पूरी तरीके से भयभीत कर दिया था। परिणाम स्वरूप उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया और सिकंदर को जो है वापस लौटना पड़ा। और वापस लौटते समय जो है सिकंदर की मृत्यु क्या हो जाती है? बेबीलोन में हो जाती है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, यूनानी आक्रमण का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? राजनीतिक बदलाव, सांस्कृतिक समन्वय, आर्थिक गिरावट या फिर धार्मिक संघर्ष? इसका सही आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक समन्वय। यूनानी आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव भारतीय और यूनानी संस्कृतियों का मेल था। इससे गांधार कला का यहाँ पर विकास होता है, जिसमें क्या था? यूनानी शैली और भारतीय विषयों का जो है अद्भुत संयोजन देखने को मिलता है गांधार कला में। और ये सांस्कृतिक समन्वय भारतीय कला के विकास में काफी महत्वपूर्ण रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक किस मूल के थे? भारतीय, यूनानी, मध्य एशियाई या फिर ईरानी? या फिर कहाँ से ये जो है आए हुए थे? तो ये जो है मध्य एशिया से जो है आए हुए थे, मध्य एशियाई थे। शक वास्तव में मध्य एशिया की एक घुमंतु जनजाति थे, जिन्हें स्किथियन कहा भी जाता है। वे उत्तर पश्चिम दिशा से भारत में आए। इसके भारत आने के मुख्य कारण अन्य शक्तिशाली जनजातियों का दबाव था। बाहरी दबाव इनको जो है झेलना पड़ा था, इसी कारण से जो है भारत की ओर आए थे, जिससे उन्हें अपना मूल स्थान जो है छोड़ना पड़ा। भारत में आकर के उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जो है शासन जो है स्थापित किया और धीरे धीरे समाज, जो भारतीय समाज है उसमें जो है घुल मिल जाते हैं, जो शक लोग थे, मध्य एशियाई लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में शक शासन प्रणाली को क्या कहा जाता था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है। गणराज्य, साम्राज्य, छत्र प्रणाली या लोकतंत्र? इसका सही आंसर हो जाएगा छत्र प्रणाली, इसको जो है कहा जाता था। शकों ने प्रशासन के लिए छत्र प्रणाली अपनाई। अब छत्र प्रणाली क्या होता है इसको समझिए, जिसमें राज्य को जो है क्या कर दिया जाता था? कई भागों में बांट दिया जाता था और प्रत्येक भाग पर एक शासक नियुक्त किया जाता था, जिसे क्या बोला जाता था? जिसे छत्रप कहा जाता था। ये जो व्यवस्था है मूलतः ईरानी प्रणाली से प्रभावित थी। इससे शासन का विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्तर पर प्रशासन को यहाँ पर मजबूती देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, रुद्रदामन क्यों प्रसिद्ध है? युद्ध, अभिलेख, धर्म या फिर व्यापार? तो रुद्रदामन जो है अभिलेख की वजह से यहाँ पर प्रसिद्ध है। रुद्रदामन शक वंश का एक महान शासक था, जो अपने जूनागढ़ अभिलेख के कारण जो है काफी जो है प्रसिद्ध होता है। ये जो अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख, संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला महत्वपूर्ण शिलालेख इसको जो है माना जाता है। इसमें सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का वर्णन देखने को मिलता है, जिससे पता चलता है कि उस समय प्रशासनिक और तकनीकी कार्यों का भी यहाँ पर विकास हुआ था। आगे देखते हैं, शक संवत की शुरुआत जो है कब हुई थी? 57 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी, 120 ईस्वी या फिर 320 ईस्वी? काफी लोग यहाँ पर जो है कंफ्यूजन हो जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी में। शक संवत जो है 78 ईस्वी में शुरू हुआ और ये भारत के एक महत्वपूर्ण काल गणना प्रणाली है। आज भी भारत के राष्ट्रीय पंचांग में इसका जो प्रयोग है किया जाता है। ये दर्शाता है कि शकों का भारतीय समय गणना प्रणाली पर गहरा यहाँ पर प्रभाव पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी क्षत्रपों का मुख्य क्षेत्र जो है कौन सा था? पंजाब, गुजरात, मालवा, बिहार या बंगाल? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, मालवा। आगे देखते हैं, पश्चिमी क्षत्रपों का शासन मुख्य रूप से गुजरात और मालवा क्षेत्र था। ये क्षेत्र व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ से समुद्री व्यापार होता था। इस कारण शक शासकों की आर्थिक स्थिति मजबूत रही। उन्होंने लंबे समय तक यहाँ पर भारत में शासन किया था। आगे देखते हैं, शक शासकों की धार्मिक नीति कैसी थी? कट्टर, सहिष्णु, केवल बौद्ध या फिर केवल जैन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहिष्णु। शक शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता की जो नीति है उसको अपनाया था। उन्होंने बौद्ध, जैन, ब्राह्मण धर्म सभी को जो है संरक्षण प्रदान किया था। इसी नीति के कारण समाज में शांति बनी रही और विभिन्न संस्कृतियों का जो स्थापत्य है यहाँ पर होता है। आगे देखते हैं, शक शक्ति का अंत जो है किसने किया? शकों को किसने जो है पराजित किया था? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर हर्ष? तो शकों को किसने पराजित किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था। गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, इसकी उपाधि है, शकों को पराजित करके उनकी शक्ति का जो है अंत किया था। शकों को पराजित करने के कारण से उनको जो है सकारी की उपाधि भी यहाँ पर मिली थी। इसको भी आपको याद रखना, इसको सकारी की उपाधि मिला था। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। इस विजय के बाद गुप्त साम्राज्य का विस्तार जो है पश्चिम भारत तक हो गया था। ये जो क्षेत्र है गुप्तों के अधीन हो गया था। अगला क्वेश्चन, शक शासन की मुख्य कमजोरी क्या थी? आर्थिक कमी, आंतरिक विभाजन, बाहरी आक्रमण या धार्मिक संघर्ष? इसका सही आंसर हो जाएगा आंतरिक विभाजन।
शकों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका आंतरिक विभाजन था। विभिन्न क्षत्रप स्वतंत्र रूप से शासन करते थे, जिससे केंद्रीय सत्ता जो है कमजोर हो गई। यही कारण था कि वे एकजुट होकर के बाहरी शक्तियों का सामना नहीं कर सके। जैसे कि हमने क्षत्रप प्रणाली व्यवस्था में देखा था, ये लोग जो है राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते थे, वहां पर एक जो शासक है वो नियुक्त कर देते थे, जिसको क्या बोलते थे, क्षत्रप। तो यही उनके जो है जो विभाजन या क्या बोल सकते हैं, इनकी कमजोरी का कारण था। अगला क्वेश्चन है, शक काल में सबसे बड़ा योगदान क्या है? युद्ध, कला, कालगणना या फिर शिक्षा? इसका सही आंसर हो जाएगा कालगणना। चलिए इसको देखते हैं। शक काल का सबसे बड़ा योगदान शक संवत की शुरुआत है, जो भारत के राष्ट्रीय पंचांग में उपयोग होता है। यह दर्शाता है कि उनका प्रभाव केवल राजनीतिक तक नहीं था, बल्कि समय गणना जैसे महत्वपूर्ण प्रणाली पर भी इनका जहां पर प्रभाव देखने को हमको मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुद्रदामन का संबंध किस क्षेत्र से था? पंजाब, गुजरात, बिहार या फिर बंगाल? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात से। चलिए व्याख्या इसका समझते हैं। रुद्रदामन का शासन मुख्य रूप से गुजरात क्षेत्र में था। उसने जूनागढ़ अभिलेख में यही पाया है, और यह उस क्षेत्र में व्यापार और प्रशासन का महत्वपूर्ण केंद्र था, और यहाँ से सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का वर्णन भी देखने को मिलता है जूनागढ़ अभिलेख से। अगला क्वेश्चन, पार्थियन जो है कहाँ से आए थे? चीन, ईरान, यूनान या फिर रोम? तो जो पार्थियन थे ईरान से आए हुए थे। पार्थियन मूल रूप से ईरानी क्षेत्र से आए थे, और ये जो है शकों के बाद भारत पर आए और पश्चिमी भारत के कुछ क्षेत्रों को अपने यहाँ पर शासन स्थापित किया था। उनका शासन अपेक्षाकृत छोटा था, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था। अब इसी के अंतर्गत है गोंडो फर्निस जो है कौन था? यूनानी शासक, शक शासक, पार्थियन या फिर कुषाण? इसका सही आंसर हो जाएगा पार्थियन शासक था गोंडो फर्निस। तो गोंडो फर्निस जो है पार्थियन वंश का प्रमुख शासक था। उसका नाम कुछ ईसाई परंपराओं से भी मिलता है, जिससे पता चलता है कि उस समय भारत और पश्चिमी देशों के बीच सांस्कृतिक संपर्क यहाँ पर हुआ था। अब जब गोंडो फर्निस शासन कर रहा था, तो उसी समय जो है ईसाई धर्म का प्रचारक आया था, जिसका नाम था सेंट थॉमस करके। तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्थियन राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन या फिर काशी? इसका सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला, पार्थियन की राजधानी थी। तक्षशिला जो है पार्थियन शासक का प्रमुख केंद्र था। ये प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शिक्षा और व्यापारिक केंद्र थे, जहां दूर दूर से जो विद्यार्थी हैं शिक्षा के लिए आते थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, पार्थियन शासक कमजोर क्यों हुआ था? युद्ध हार, केंद्रीकरण के अभाव, गरीबी या बीमारी? तो इसका सही आंसर क्या है? केंद्रीकरण का अभाव के कारण। पार्थियन जो शासन है उसमें मजबूत शासकों के बीच जो समन्वय की कमी के कारण उनका शासन जो है अधिक समय तक नहीं टिक पाया, और जल्दी ही कुषाणों ने उनको क्या कर दिया था? हरा दिया था। अगला क्वेश्चन है, पार्थियन के बाद भारत में कौन आया? शक, यूनानी, कुषाण या फिर मौर्य? इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाण। पार्थियनों के बाद कौन आते हैं? कुषाण आते हैं। पार्थियन साम्राज्य के बाद कुषाणों का उदय हुआ। कुषाण शासकों में एक शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य जो है स्थापित किया था, जिसने भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई है। कुषाण किस जनजाति के थे? यहाँ पर पूछा जा रहा है। शक, यूएझी, यूनानी या फिर पार्थियन? इसका सही आंसर हो जाएगा यूएझी। तो इसका व्याख्या देखते हैं। कुषाण मूलतः जो है यूएझी जनजाति से संबंधित थे, जो मध्य एशिया से भारत में आए हुए थे। उन्होंने जो है धीरे धीरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया और भारतीय संस्कृति को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कनिष्क, कुजुल कड़फिसेस, भीम कड़फिसेस या फिर अशोक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुजुल कड़फिसेस। ये जो है कुषाण वंश का संस्थापक था। कुजुल कड़फिसेस कुषाण वंश का संस्थापक था, जिससे विभिन्न यूएझी कबीलों ने को एकजुट करके संगठित करके शक्ति बनाई थी। उसने जो है उत्तर पश्चिम भारत में अपनी सत्ता स्थापित की, जिससे आगे चल करके विशाल कुषाण साम्राज्य का निर्माण हुआ। ये जो है ऐतिहासिक एकीकरण और उस समय के लिए सबसे क्या है? महत्वपूर्ण था। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध कुषाण संस्थापक या शासक जो है कौन था? भीम कड़फिसेस, कुजुल, कनिष्क या फिर हर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क, जो सबसे प्रसिद्ध शासक रहा है। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध और जो है महान शासक रहा है। उसके शासन काल में जो है साम्राज्य का विस्तार, व्यापार में वृद्धि और बौद्ध धर्म का उत्कर्ष यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसी के टाइम पर जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन है किया गया था कनिष्क के टाइम पर, जो है शासन करा था कहाँ पर? कश्मीर के कुंडलवन में। संस्कृति और धर्म को संरक्षण दिया, जिससे उसका जो कार्य है स्वर्णिम यहाँ पर बन गया था। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी जो है कहाँ थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन, मथुरा, पुरुषपुर या तक्षशिला? इसका सही आंसर हो जाएगा पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, आधुनिक जो पेशावर थी, यह उस स्थान उस समय के व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों का जो प्रमुख केंद्र था। यहाँ से सिल्क रूट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियंत्रण किया जाता था। भारत का जो व्यापार है चीन और रोम के साथ यहाँ पर किया जाता था। साथ ही साथ इसने जो है मथुरा को भी अपनी राजधानी बनाया हुआ था, क्योंकि इसका साम्राज्य काफी फैला हुआ था। तो पुरुषपुर और मथुरा दोनों इसकी जो है राजधानियां थी, इसको जो है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पर जो है आयोजित हुई थी? वैशाली, राजगीर, कश्मीर या फिर सारनाथ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर में, गांव कुंडलवन में इसका जो है आयोजन किया गया था। कनिष्क के शासनकाल में जो है कश्मीर में बौद्ध चतुर्थ बौद्ध संगीत का जो आयोजन है यहाँ पर किया गया था। इसी संगीति में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को जो है बढ़ावा मिला और इसके सिद्धांतों को जो है व्यवस्थित रूप से जो है यहाँ पर संकलित किया गया था। इससे जो है बौद्ध धर्म में तेजी से प्रसार आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधार कला की मुख्य विशेषता क्या? केवल भारतीय शैली, केवल यूनानी के भारतीय यूनानी मिश्रण या फिर फारस शैली?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनानी और भारतीय मिश्रण देखने को यहाँ पर मिलता है गांधार कला में। गांधार कला में जो है यूनानी और भारतीय शैलियों का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। इसमें बुद्ध की मूर्तियां जो है यथार्थवादी शैली में बनाई जाती है, जबकि विषय कौन सा था, भारतीय था। इसी कारण से ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट भी इसको जो है कहा जाता है, इसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। कुषाण काल में व्यापार वृद्धि का मुख्य कारण क्या था, कृषि, उद्योग, सिल्क रूट या फिर समुद्री मार्ग। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्क रूट। चलिए इसको समझते हैं। सिल्क रूट एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था जो भारत, चीन और रोम को जो है जोड़ता था। कुषाण शासकों ने इस मार्ग को नियंत्रित किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला और उनकी जो राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति है, काफी मजबूत हो गई थी। आगे देखते हैं। कुषाण काल की मुद्रा की प्रमुख विशेषता क्या थी, तांबे की, चांदी, सोने या लोहे की। इसका सही आंसर हो जाएगा सोने की मुद्रा। सोने की जो मुद्रा है उनका यहाँ पर प्रचलन किया गया था। कुषाण काल में स्वर्ण मुद्रा का व्यापक प्रचलन था। यह उस समय की आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। इन सिक्कों पर जो है विभिन्न देवी देवताओं और शासकों की आकृति बनी होती थी, जो कला, धर्म और दोनों को जो है यहाँ पर प्रमाण प्रस्तुत करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण शासकों की धार्मिक नीति कैसी थी, कट्टर, असहिष्णु, सहिष्णु या फिर केवल बौद्ध है। तो ये लोग जो भी कैसे थे, सहिष्णु थे। कुषाण शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता की जो नीति उसको अपनाया है। उन्होंने बौद्ध, ब्राह्मण और अन्य धर्म को जो है संरक्षण यहाँ पर दिया है। इससे समाज में सांस्कृतिक समन्वय और शांति बनी रहे। उसके शासन की एक बड़ी विशेषता यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे क्वेश्चन है। कुषाण साम्राज्य का विस्तार है कहां से कहां तक था, केवल पंजाब, केवल गंगा घाटी, मध्य एशिया से गंगा घाटी या फिर केवल दक्षिण भारत। तो इसका जो साम्राज्य का विस्तार था कहां से कहां तक था, मध्य एशिया से लेकर के गंगा घाटी तक जो है इनका साम्राज्य का विस्तार था। कुषाण साम्राज्य अत्यंत विशाल था, जो मध्य एशिया से लेकर के भारत की गंगा घाटी तक फैला हुआ था। इस विशाल क्षेत्र के कारण उनका राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव काफी मजबूत रहा और इसी के कारण इन्होंने जो है 2 राजधानी बनाई थी, कनिष्क ने, पुरुषपुर, पेशावर और मथुरा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण काल में कौन सी कला जो है विकसित हुई, अजंता कला, गांधार और मथुरा कला, मुगल कला या द्रविड़ कला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधार और मथुरा कला का यहाँ पर जन्म होता है। कुषाण काल में 2 प्रमुख कला शैलियों का यहाँ पर विकास होता है। पहला था गांधार और दूसरा था मथुरा कला। गांधार में यूनानी प्रभाव था, जबकि मथुरा कला पूरी तरीके से क्या था, भारतीय कला पर आधारित था। दोनों मिलकर के भारतीय कला को जो है समृद्ध बनाया, दोनों मिलकर के, यानी कि गांधार और मथुरा कला ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क का प्रमुख योगदान क्या था, युद्ध, प्रशासन, बौद्ध धर्म का प्रचार या कृषि सुधार। इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का प्रचार। कनिष्क ने जो है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को जो है संरक्षण दिया और इसको जो मध्य एशिया तक, चीन तक यहाँ पर फैला हुआ था। इससे बौद्ध धर्म जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैल गया और उसकी लोकप्रियता यहाँ पर बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण काल की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है क्या था, कृषि, व्यापार, उद्योग या फिर कर। इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापार। व्याख्या समझते हैं। कुषाण काल में अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है अत्यंत विकसित हुआ था। सिल्क रूट के माध्यम से भारत का जो व्यापार है कहाँ से, रोम और चीन के साथ होता था, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था, जिससे सोना और मूल्यवान जो वस्तुएं भारत में अर्थव्यवस्था यहाँ पर मजबूत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण जो है क्या था, केवल युद्ध, केवल आर्थिक संकट, आंतरिक कमजोरी, बाहरी आक्रमण और प्राकृतिक आपदा। इसका सही आंसर हो जाएगा आंतरिक कमजोरी और बाहरी आक्रमण। कुषाण साम्राज्य के पतन के पीछे कई कारण थे, जिसमें जो है आंतरिक जो कमजोरी, बाहरी आक्रमण जो है प्रमुख थे। इन कारणों से उनकी जो शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो गई थी। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, कुषाण काल को महत्वपूर्ण जो है क्यों माना जाता है, केवल युद्ध, केवल धर्म, सांस्कृतिक और आर्थिक उत्कर्ष या फिर केवल राजनीति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक और आर्थिक उत्कर्ष। कुषाण काल में कला, धर्म और व्यापार का अत्यधिक विकास हुआ। गांधार कला महायान बौद्ध धर्म में और सिल्क रूट व्यापार से इस काल को जो है ऐतिहासिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी कारण से इसको जो है भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम काल भी इसको जो है माना जाता है। तो आई होप यार जो चीजें हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज का हमारा जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। हमने काफी बेहतरीन तरीके से भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए उनको काफी अच्छे तरीके से व्याख्या के साथ अच्छे से समझ लिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इसी तरह के जो वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।